हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि आज है 25 दिसंबर, सबकी छुट्टी है, सारे के सारे आज घर में है। मेरी क्रिसमस पे आप क्या करते हो मुझे बताना। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। जब शानू खुशी थोड़े छोटे थे तब तो मैं वो केक वगैरह बनाती थी, और हमारे यहाँ जो चर्च है ना, थोड़ा उसका चक्कर लगा के आते थे हम लोग। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगता है 2020 के बाद, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से स्पेशली बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई है हर जगह। पहले उतनी भीड़ नहीं होती थी, तो जा कर के चक्कर लगा करके हम सिटी पूरा देख करके, हर जगह डेकोरेशन और ये सब हो रखा होता था ना, तो शहर बड़ा सुंदर लगता था, तो देखने हम लोग जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी वही एक चक्कर लगाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और मतलब 10-20 जगह तो गाड़ी रोकनी पड़ती है, बंद करके खड़े होना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी वो थोड़ा शहर घूमना भी धीरे धीरे बंद हो गया। अभी सिर्फ रह गया है लिमिटेड कि इन लोगों के स्कूल में होती है पॉटलक पार्टी, क्योंकि 25 दिसंबर के अराउंड ही ये लोग का जो ये होता है ना, विंटर ब्रेक भी शुरू होता है। तो लास्ट वर्किंग डे जो होता है स्कूल का, उसमें पॉटलक पार्टी होती है। तो बस उसके लिए कुछ बना दिया तो बना दिया, एज सच मैं अभी कुछ और ज़्यादा नहीं करती। पर इस क्रिसमस ये थोड़ा सा खास था, क्योंकि हम लोगों ने एक सीक्रेट सेंटा किया था, सब लोगों को गिफ्ट दिया था, हम सभी लोगों ने आपस में मिल करके। लेकिन मैंने अपने आप को दिया एक खास गिफ्ट भी, दिखाती हूँ आपको। और ये आप देख सकते हो, ये है कुकवेयर। और आप में से बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा दीदी कितने कुकवेयर, क्योंकि मेरे पास भगवान की कृपा से बहुत कुकवेयर है। लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा खास है, क्योंकि ये है हनी कोम डिज़ाइन में। मेरे पास कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और नॉन स्टिक सभी तरह के कुकवेयर अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन मेरा ना एक वो दिल हो रहा था, बिकॉज मैं एक कुकिंग एंथुसियास्ट हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और उतना ही शौक है खाना बनाने से रिलेटेड जितने भी टूल्स, गैजेट, नई फल, सब्जियां, मसाले, वो सब ट्राई करने का भी। तो हनी कोम मैंने बहुत वक्त से देख रही थी, मार्केट में है, तो मैं सोच रही थी यार मैं ये खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे हैं तो ये कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए। पर फिर मुझे लगा यार खरीद ही लेना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना, दिल की छोटी सी इच्छा है पूरी कर लो। तो मैंने ये खरीदे हैं अमेज़ॉन से, और मैंने ये ऑर्डर किया था, तो एक तो पहले आ गया था और 2 मुझे कल ही रिसीव हुए हैं। एंड आई कांट वेट, आज मैं इनमें कुकिंग शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कैसे हैं अंदर से देखने में, और इनका मटेरियल कैसा है, सो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप भी बाय कर सको। तो ये खुला हुआ है क्योंकि मैं खोल के देख चुकी थी, और ये है फ्रॉम द ब्रांड अगारो, उनका रॉयल रेंज है ये। और ये हनी कोम कढ़ाई है विद लिड, अंदर से खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है प्यारी सी कढ़ाई, और ये है ना हनी कोम। पहले मैं आपको इसका दिखा दूँ, लुक एट दिस। ये है हनी कोम टेक्सचर, और ये नॉन स्टिक होता है, इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। लेकिन आपको भी केयरफुल रहना है, इस पर ना वो स्टील वुल जो होता है वो घिसने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करेंगे तो ये सालों साल आपका साथ निभाएगा। ये कढ़ाई 24 सेंटीमीटर डायमीटर की है, और इसके साथ ये लिड भी आती है। और ये है ना, एक तो ट्राईप्लाई में बनी हुई है, ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से ये बनी है। दूसरा ये 2.5 mm थिकनेस में आती है। और ये हैंडल आप देख रहे हो, लुक एट दीज हैंडल्स, ये रिवेटेड हैंडल्स हैं, एंड ये भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। और इसका ये जो बॉटम है ना, ये गैस और इंडक्शन फ्रेंडली है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको 5 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है। और हनी कोम जो होता है ना, इस पर एक्चुअली आप जो स्टील का जो स्पैचुला होता है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि जितना अच्छी तरह केयर से आप बर्तन को रखोगे, उतना ही ज़्यादा सालों साल वो आपका साथ निभाएगा। और ये जो हनी कोम कढ़ाई है, ये बाकी स्टेनलेस स्टील कढ़ाई से किस तरह डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस हनी कोम टेक्सचर। इस टेक्सचर की वजह से आपको काफ़ी कम तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो यूजुअल स्टेनलेस स्टील कुकवेयर होते हैं ना, उसमें कभी कभी खाना चिपक जाता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ता है। लेकिन ये टेक्सचर तो इस काफ़ी कम तेल में आपका खाना बन जाएगा। और इस कुकवेयर रेंज में सेकंड कुकवेयर है ये फ्राई पैन, ये 22 सेंटीमीटर डायमीटर का है। और ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप वाला हैंडल इसमें दिया गया है। सारे ही सेम स्पेसिफिकेशन इसमें भी है, लाइक रिवेटेड हैंडल है, और ये भी 2.5 mm थिक है। क्योंकि ये सेम कुकवेयर रेंज है तो सेम स्पेसिफिकेशन मेंटेन की गई है थ्रू आउट ऑल द यूटेंसिल्स। और नेक्स्ट है इस कुकवेयर रेंज में ये तवा, और ये है 26 सेंटीमीटर डायमीटर का। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट एज इन ये देखें, इसके हैंडल पे है ना ये कूल टू टच सिलिकॉन दिया गया है, क्योंकि हम जब रोटी बनाते हैं तो तवा बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा अनलाइक दैट फ्राई पैन, यहाँ पर आपको ये सिलिकॉन ग्रिप दी गई है, सो दैट आप बार बार इसको उठाकर ईजिली रख सकें। दूसरा, ये वो दोनों जो कुकवेयर थे वो 2.5 mm थिकनेस के थे, बट ये 4 mm थिकनेस का है। और हम लोग जो होम मेकर्स होते हैं ना, हम लोग एवरीडे रोटी चपाती बनाते हैं, तो
हर वक्त ये एक होता है कि एक अच्छा तवा होना चाहिए। मुझे जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है लगभग 100 से ज़्यादा ये कमेंट मिल चुके होंगे कि ये तवा कौन सा है, ये तवा कौन सा है। रोटी अच्छी बन रही है, रोटी फूल रही है, तो सबसे पहला ध्यान जाता है कि तवा कौन सा है, क्योंकि तवा अच्छा होगा तो रोटी अच्छी बनने में हेल्प होती है। अगर बहुत पतले पतले से तवा होता है ना तो उसमें फटाफट से जल जाती है रोटी, और तवे पर ही जल जाती है तो फिर वो बाद में फूलती नहीं है। तो अच्छी चपाती के लिए एक अच्छा तवा भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका चपाती रोलिंग स्किल एंड आटा नीडिंग स्किल्स। एंड ये तवा काफ़ी ज़्यादा थिक है, ऊपर से हनी कोम्ब है, तो इसमें आपकी चपातियाँ बनने वाली हैं मज़ेदार फूली फूली फुलके। और इन तीनों में मेरा अभी तक का सबसे ज़्यादा फेवरेट ये है, क्योंकि एक अच्छा तवा मिलना बहुत मुश्किल काम है। एंड इस कुकवेयर की ब्यूटी ये भी है कि ये गैस पे चल जाएगा, इंडक्शन पे चल जाएगा, डिश वॉशर फ्रेंडली भी है। और इतनी सारी खूबियां होने के साथ साथ इस पे है 5 इयर्स की वारंटी, विच इज अ प्लस प्लस। तो फटाफट से अब मैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन हो रहा है लंच अब मैं इसी में बनाऊंगी। तो मैंने तो ये पूरा ही रेंज खरीद लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप इन कुकवेयर में इंटरेस्टेड हो, तीनों ही 3 खरीदना चाहते हो, या कोई 1 या कोई 2 आप खरीदना चाहते हो, तो सभी के लिंक्स मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। चलिए फटाफट से अब लंच बना लेते हैं। नए बर्तन है तो कुकिंग से पहले इनको एक बार धोना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बोल रही थी, इस तरह के स्टील वूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह के सॉफ्ट स्पॉन्ज का इस्तेमाल कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये स्पॉन्ज के पीछे ही स्क्रब होता है, वो सॉफ्ट होता है स्टील वूल के कंपैरिजन में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट आई टेल यू, इसको बिल्कुल भी घिसने विसने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। बस सारे के सारे बर्तनों को जैसे यूजुअल बर्तन साफ़ करते हैं हाथ से, अभी तो मैं हाथ से ही साफ़ कर रही हूँ, पर जब लोड इकट्ठा हो जाएगा, अभी इतने बर्तन हैं नहीं सिंक में, तो फिर मैं इसको डिश वॉशर में भी लगा दूँगी, क्योंकि ये डिश वॉशर सेफ़ है। आप लोग अगर कभी गोवा गए हो ना, तो गोवा का एक बड़ा ही मशहूर विंदालू मसाला होता है, जिसमें वो लोग तरह तरह की ग्रेवीज़ बनाते हैं, स्पेशली नॉनवेज बनाते हैं। पर जो विंदालू मसाला होता है वो ज़्यादा करके उनका जो टॉडी विनेगर होता है उसका टेस्ट बहुत उसमें अच्छा आता है। तो थोड़ा सा उसी को फॉलो करते हुए आज मैं एक ग्रीन मसाला बना रही हूँ, बट विनेगर बेस्ड। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मिक्सी जार के अंदर धनिया, काफ़ी सारा धनिया ले लिया है। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं हरी मिर्चियाँ, उतना जितना स्पाइस आपको चाहिए। और इसके बाद फिर ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन, अदरक भी ऐड करूँगी। और क्योंकि मैं हरा मसाला बना रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्चियाँ ऐड करी हैं। जो विंदालू मसाला रहता है उसमें लाल मिर्चियाँ ही ऐड की जाती हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तिल विल, ये सब उसमें नहीं जाता, पर मैं ग्रेवी का बेस बनाने के लिए थोड़े से तिल और काजू ऐड कर रही हूँ। एंड ऐड करूँगी विनेगर। तो यूजुअली हम लोग करीज़ बनाते हैं, सब्ज़ी स्पेशली जब बनाते हैं तो टमाटर, दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पर विनेगर डाल करके देखिएगा बड़ी ही डिलीशियस बनती है। मैंने थोड़े आलू फ्राई होने के लिए रख दिए थे कढ़ाई में, और ये डन हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लूँगी। तेल मैंने क्योंकि आलू को फ्राई करने के हिसाब से रखा था तो थोड़ा ज़्यादा था, इतना ज़्यादा ऑयल मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने ज़्यादातर तेल जो है वो निकाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा 1 चम्मच जैसा ही तेल छोड़ा है। और उसके बाद सब्ज़ी तैयार करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐड किया है मैंने इसके अंदर ज़ीरा, ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, और इसके बाद ये जो हरा मसाला बनाया है ये ऐड कर देना। और इसको भूनना है तब तक जब तक इसका मॉइस्चर उड़ जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। नॉर्मल कढ़ाई में जब आप कोई भी काजू वाला पेस्ट भूनते हो ना तो वो बहुत चिपकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। पहले मैं आपको मसाले बता दूँ तो मैंने यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ी सी ये मेथी है, ये कसूरी मेथी नहीं है, रेगुलर मेथी डिहाइड्रेट करके मैंने रखी थी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी क्रश करके ऐड कर दी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, देन थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और लाल मिर्ची आप देख लेना, वैसे मैंने डाली नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हरा मसाला बनाया है और उसमें मैंने स्पाइस के हिसाब से ऑलरेडी डाल दी थी हरी मिर्चियाँ।
और ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, बट स्टिल चिपक नहीं रहा है, क्योंकि ये कढ़ाई का जो हनीकॉम्ब टेक्सचर है ना, इसकी वजह से ये नॉन स्टिक की तरह बिहेव करता है। सी कितने अच्छी तरह से मसाला ग्लाइड हो रहा है। इसका हनीकॉम्ब टेक्सचर इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मसाला भुनते ही ऐड करेंगे इसके अंदर जो आलू करके तैयार करके रखे हुए थे, देन पनीर भी आप चाहो तो फ्राई कर सकते हो, और इसके बाद फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर पानी। अब ये ना डिपेंड करता है कि आपको कैसे खाना है, राइस के साथ, रोटी पराठा के साथ। तो मैं थोड़ा सा इसमें करी रखूँगी, ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर, और बस जितना आपको पानी इसके अंदर रखना है, मतलब जितना करी रखना है ना, उस हिसाब से पानी मिला दीजिए। और 5-7 मिनट में ऊपर आपको है ना कोरमा की लेयर जैसी दिखने लगेगी। पनीर को तो ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आलू पक चुके होंगे, बस सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। नया कुकवेयर है तो मीठा तो बनाना बनता है, तो मीठे के लिए मैं थोड़ा सा इंस्टेंट मावा तैयार कर रही हूँ। ये है मिल्क पाउडर, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मिल्क, और ये सारी चीज़ों को मिला करके मैं पका लूँगी। साइड में मैं चाशनी बनने के लिए रख रही हूँ। तो एक छोटी कटोरी जैसी चीनी है, इसके अंदर मैंने 4-5 जो हरी इलायचियाँ हैं वो खोल करके ऐड कर दी हैं, और इसकी मैं चाशनी बनाऊँगी। इसमें थोड़ा सा केसर भी मिलाऊँगी, केसर वाली चाशनी बनानी है मुझे। और जितनी चीनी है इससे डबल पानी डाल करके इसका एक नॉर्मल शुगर सिरप बना लेंगे, कोई तारवार इसमें नहीं बनाने हैं। और ये जो नॉन स्टिक सॉस पैन आप देख रहे हो, ये भी अगारो का ही है। इसका भी एक ग्रेनाइट इंपीरियल रेंज है जो पूरा मेरे पास है। ये भी बहुत ही मज़ेदार कुकवेयर है, बहुत मज़ा आता है इनमें खाना बनाने में। इट्स वेरी कन्वीनियंट। ऐसी सब्ज़ी देखिए, ऊपर कौरमा छूट गया था, करीब बस उतनी ही है जितनी मुझे चाहिए, मतलब रस्सा। और पनीर को तो ऐसा गलना नहीं है, आलू गल चुके हैं। ये हो गई है रेडी। इसमें ऊपर से धनिया वनिया मिलाने की ऐसा ज़रूरत है नहीं। एंड ये इतनी डिलीशियस बनती है, आप ट्राई करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर जो मिल्क पाउडर है, मतलब कि जो मावा है, ये बस रिड्यूस हो रहा है। इसे थोड़ा सा कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये है ना कलर पकड़ लेता है। इसमें चिपकेगा तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा पैन मतलब तले में जहाँ रह जाता है ना, तो वो ब्राउन हो जाता है। तो मुझे इसे वाइट ही रखना है, ये देखिए, और थोड़ा सा लूज़ भी रखना है। इसका वो स्टिफ या थिक मावा नहीं बनाना। अब देखो ये कैसा रनी सा है, ठंडा होते होते इससे थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, बट स्टिल ये सॉफ्ट ही रहेगा। अब सेम पैन के अंदर मैंने ज़रा सा घी और ऐड किया है, और उसके बाद ये पतली वाली जो सेवइयाँ हैं, बैम्बिनो ब्रांड की मैंने मंगाई है, ब्लिंकिट पे से मिल गई थी मुझको। तो ये सेवइयाँ डाल करके थोड़ी सी घी में भूननी है। हालाँकि ये पहले से ही भुनी हुई थी, स्टिल थोड़ा सा घी का अच्छा टेस्ट देने के लिए और थोड़ी सी अच्छी इसकी भुनाई करने के लिए मैंने और ज़रा सा भून लिया। इसके बाद इसमें शुगर सिरप ऐड कर दिया। सारी वर्मिसेली को शुगर सिरप में डुबा दीजिए और फिर इसे ढक्कन लगाकर पकने दीजिए। मीनवाइल मैं आटा लगा करके तैयार कर लूँगी। आटा मैं मेरे स्टैंड मिक्सर में लगाती हूँ, बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन लगाने के बाद 10 मिनट आटे को रेस्ट देना कभी भी ना भूलें। इससे आटा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें ग्लूटेनराइज हो जाता है, तो रोटियां आपकी काफ़ी ज़्यादा नरम बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं और फूलती हैं। सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल सही मेरे हिसाब से इसमें रसा है। तो मैं अब इसको डिश आउट कर लूँगी। एंड फिर ये जो कढ़ाई है मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी चिपका नहीं है। और यहाँ पे सेवइयाँ भी रेडी हो गई हैं, बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी इन्होंने सोख लिया है और ये अच्छी तरह गल चुकी हैं। अगर गली नहीं है तो बीच में थोड़ा पानी गर्म करके आप मिला सकते हैं। इसके बाद ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम मिक्स है, हस्बैंड ने चॉप किए थे, बहुत बारीक चॉप कर दिए हैं। इसको मैंने घी में थोड़ा सा भून करके ऐड कर दिया है वर्मिसेली के ऊपर। और जो खोया था, ये देखें, ये पहले से अभी थिक हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू टच, तो ये भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। ये हो चुका है इसका गार्निश रेडी। एंड ये नट्स खोया के साथ मिला के ये वर्मिसेली खाने में बड़ी ही स्वाद लगती हैं। सब्जी इज़ रेडी, सी द कढ़ाई।
कितनी साफ़ है, कहीं कुछ नहीं चिपका है। बस मैं इसे थोड़ी देर में क्लीन करूँगी, थोड़ी देर नहीं, मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद सारे ही बर्तन साथ में क्लीन करूँगी। अब बना लेते हैं फटाफट से फुलके। फुलके मुझे बनाना भी पसंद है और गर्मा गर्म खिलाना भी पसंद है, तो मैं सबको साथ में बिठा देती हूँ खिलाने के लिए, सो दैट वो गर्मा गर्म चपाती इंजॉय कर पाएँ। गर्म चपाती अच्छी डाइजेस्ट होती है, स्वाद तो लगती ही है, और फिर मेरे घर में ना फिर वेस्टेज वाला सीन ज़रा कम ही है इस वजह से भी, क्योंकि सब लोग खा लेते हैं तो फिर मुझे पता है कितना बनाना है, तो वेस्ट नहीं होता है खाना। और ये देखिए आप, हर एक रोटी फूलेगी क्योंकि बहुत अच्छे से रोटी सिक रही है। रोटी फूलने की ना 2-3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपका आटा अच्छे से लगा होना चाहिए, दूसरा आपने ये इवन बेला होना चाहिए, और तीसरा पूरी रोटी पे इस तरह यूनिफॉर्म चित्तियाँ आनी चाहिए। अगर बीच में ज़्यादा है और किनारे पे कच्ची कच्ची है तो भी रोटी फूलने में दिक्कत करती है। पूरी रोटी पे इस तरह यूनिफॉर्म चित्तियाँ आई हों तो रोटी 99.99% फूल ही जाती है, अगर आपने बेली अच्छे से है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूल करके तैयार हो गई है। एक और आपको दिखाऊं, एकदम यूनिफॉर्म चित्तियाँ हैं आगे भी और पीछे की साइड में भी। और अब इसको फुलाएंगे विदाउट एनी एफर्ट, हर एक रोटी बड़े ही आराम से फूल जाएगी। सब्जी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, आज ये बहुत मस्त। मस्त। देखो मैं प्लेट देता हूँ। बहुत अच्छी बनी है ये सब्जी। बॉम्बे तो मैंने अभी खाई नहीं, बहुत डिलीशियस। बाइक पे ही जाएंगे ना? बाइक बाइक क्या सही लग रहा है? हाँ, तू कहाँ जा रहा? और हम लोग गए थे मार्केट। ये देखो, ये इतने से फ्रूट 300 रुपये के, मतलब बिलीव हो रहा है 300 रुपये के। आजकल 500 रुपये का भी पता नहीं चलता है। मार्केट जाओ और 500 रुपया कब खर्च हो गया थोड़ी फल सब्जी लेने में पता ही नहीं चलता। हम लोग बाद में गए थे मम्मी के घर पे। पापा को कल से उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ऐसे दांत में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके बाद फिर गए हम लोग मार्केट, थोड़ा फल सब्जी लेकर आए, पापा की मेडिसिन लेकर आए, थोड़ी बातें करके फिर थोड़े फ्रूट फिर मैं भी ले आई। तो अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो फिर हम लोगों ने सोचा बाहर निकले हैं, तो फिर उसके साथ में 1-2 फ्रूट और आ गया। और मुझे देखते ही मम्मी बोलती हैं पंजाबन कुड़ी पंजाबन, क्योंकि मैंने है ना सूट पहना हुआ है और सूट पे पहने हुए शूज़। तो एक सेकंड थोड़ा पीछे जाके दिखाती हूँ। तो मैंने सूट पहना हुआ और सूट के साथ पहने हुए शूज़, क्योंकि जो जब हम लोग भी रहते थे ना मोहाली में, चंडीगढ़ में, तो हमारे जो लैंड लेडी थी, जो वहाँ फ्रेंड्स थे, इस तरह से एक लंबा सा स्वेटर ओवर सूट और इस तरह खुला हुआ सलवार एंड शूज़ वहाँ पे बहुत कॉमनली पहनते हैं। तो मम्मी मुझे देखते बोल रही थी पंजाबी कुड़ी। और क्योंकि ये जो हनीकॉम कुकवेयर है ये डिश वॉशर सेफ़ भी है, तो मैं इनको डिश वॉशर में लोड कर दूंगी सारे बर्तनों के साथ, और ये फटाफट से धुल करके हो जाएंगे तैयार।
मेरा नाइट टाइम स्किन केयर मैं करने लगी हूँ। बिंदी लगाई थी लेकिन वो शायद मेरे बैंड में ही कहीं रह गई, तो आई वाज लाइक कि कहाँ चली गई। बहुत सारे दोस्त डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं 40+ हूँ देखिए, और 40+ के बाद आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है और कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो मैं मेरा पर्सनल स्किन केयर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने मेकअप लगाया है तो डबल क्लेंजिंग करना इज़ मैंडेटरी, नॉन निगोशिएबल। मैंने भी बीबी क्रीम और काजल लगा रखा था। तो सबसे पहले मैं डबल क्लेंस करूँगी। डबल क्लेंस में एक आपका मेकअप रिमूवर ऑयल बेस कुछ भी आप ले लीजिए, उससे साफ़ कर लें। तो मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है, इससे मैं पूरा अपना जो मेकअप है उसे मेल्ट कर लूँगी, क्योंकि फेस वॉश में अच्छी तरह सारा मेकअप नहीं निकलता है। तो जो मेरी स्किन पे था वो सब हट गया है। काजल मैं पूरा नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि ओवरनाइट थोड़ा सा काजल रहता है ना, तो मुझे पर्सनली पसंद है, आप हटा सकते हो। क्यू टिप होती है ना, उस पर हल्का सा ऑयल लगा करके या मेकअप रिमूवर लगा करके ईजिली काजल हट जाएगा। मैंने डेलिबरेटली थोड़ा रहने दिया। उसके बाद फिर फेस वॉश की हेल्प से फेस क्लीन कर लीजिए। तो ये हो गया डबल क्लेंजिंग। और उसके बाद फिर मेरे पोर्स को अनक्लॉग करूँगी मैं इस टूल की हेल्प से। और ये भी एक ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। दूसरा, मेरी स्किन ऑयली है, तो सीबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हैं और पोर्स एनलार्ज्ड हैं। तो फिर मेरे आप समझ रहे हैं, वो ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए इनको मैं निकालती रहती हूँ। और ये हमेशा फेस वॉश करने के बाद एक्टिविटी कीजिए। ये जो टूल है इसका लिंक मैं रख दूँगी, ये अमेज़ोन से मैंने लिया था, अभी तो साल भर से भी ऊपर हो गया है। एंड इट वर्क्स फाइन। इसके बाद फिर मैं है ना स्किन पे इसको नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि अभी स्किन हमारी थोड़ी सी लूज़ होने लगती है जब आप 40 में आ जाते हो। तो स्किन तक मत ले जाइए, सिर्फ नाक पे या माथे पे या चिन पे अगर है प्रॉब्लम वाइट हेड या ब्लैक हेड की, तो वहीं इसका इस्तेमाल करें। और फिर मैं इसे क्लीन करके दिखाऊंगी। दो आई क्लीन एवरी डे, बट क्योंकि आई हैव ओपन पोर्स, वही एक प्रॉब्लम है ना, तो मेकअप थोड़ा फिल हो जाता है, वहाँ पे डस्ट ग्राइम फिल हो जाता है। तो वो सब एक्सट्रैक्ट मैं बिना भूले ज़रूर करती हूँ। और इसके बाद स्किन हो चुकी है रेडी स्किन केयर के लिए। तो अब जो भी स्किन केयर यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह से स्किन में अब्जॉर्ब होगा, अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम। वो वाला सीरम इस स्टेप पे अप्लाई करें जो भी आपकी स्किन का कंसर्न है। जैसे मैं ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने हैं, स्कार्स हैं, जो भी आपका कंसर्न हो ना, वो वाला सीरम यहाँ अप्लाई करना। और जैसे मैं डैब कर रही हूँ, हल्का हल्का, रब नहीं करना, ऐसे सर्कुलर मोशन में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए वैसा नहीं करना है। हल्का हल्का डैब करके सीरम को आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए। मीनवाइल मेरी आईब्रो मुझे दिख रही थी थोड़ी सी यूनिफॉर्म नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा इसको अभी यहाँ पर ट्रिम कर लूँगी। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी टोनर। टोनर इज़ मस्ट, ज़रूर से टोनर आपकी जो स्किन केयर है उसमें रखिएगा, आपकी पसंद का टोनर जो आपको सूट करता हो। एंड ये ध्यान दीजिएगा कि आपका सीरम अब्जॉर्ब हो चुका हो, वो फेस पे गीला ना लग रहा हो, अच्छी तरह से ड्राई हो चुका हो, उसके बाद फिर टोनर लगाना। ड्राई मतलब एकदम सूख जाए वैसा भी नहीं। और टोनर के बाद फिर मैं लगा रही हूँ स्नेल म्यूसिन। ये मेरे स्किन पे अच्छा सूट करता है। तो बिल्कुल आप क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी बिल्कुल रेगुलेट करके आपको यूज़ करना है, क्योंकि हम कई सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं ना, तो लेस इज़ मोर। आप एक ही लगा रहे हो तो उसे अच्छी तरह लिबरली लगा सकते हो, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग मोर देन 2 और 3 तो लेस इज़ मोर। बिल्कुल पी साइज़ या उससे भी कम ही आपको हर प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने लगा लिया स्नेल म्यूसिन। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त रेटिनॉल। रेटिनॉइड ज़रूर से रखना। बिगनर हो तो हफ्ते में 1 बार लगाएं, फिर 2-4 हफ्तों बाद 2 बार लगाएं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली एवरी डे पे आप इसे लगा सकते हो। मैं ऑल्टरनेट डे के हिसाब से लगाती हूँ। ये है मेरा रेटिनॉल सीरम। तो लाइट मुझे ज़रा कम लग रही थी, तो मैंने सामने वाली लाइट भी ऑन कर ली है। इसे भी रब नहीं करना, हल्का हल्का डैब करना है। रेटिनॉल सूट करे तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इफ़ेक्टिवली अच्छी तरह से आप नहीं यूज़ करेंगे तो वो स्किन पे हार्म भी कर सकता है। इसलिए इसके साथ रबिंग ज़्यादा ना करें। और रेटिनॉल अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसके बाद फिर लगाइए आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र पिक करते हुए आपका स्किन टाइप और स्किन कंसर्न दोनों को ही ध्यान में रख करके मॉइस्चराइज़र चूज़ किया कीजिए, और मॉइस्चराइज़र अच्छी तरह से लगा लीजिए। हर एक प्रोडक्ट आप लगाएं तो उसके बाद 1-2 मिनट का टाइम देना कि जो प्रोडक्ट है वो स्किन में चला जाए,
उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप करेंगे। तो मैं फिर यहाँ लगा रही हूँ स्नेल म्यूसिन ऑल इन वन कॉसरक्स का है ये मुझे बहुत अच्छा सूट करता है, तो ये मैंने ले लिया है। अगेन यू सी बहुत कम प्रोडक्ट में लगा रही हूँ, लेस इज़ मोर। ऐसा ना लगे कि बाद में आपको लगे कि अरे बहुत ज़्यादा ऐसा चिपचिपा लग रहा है, हैवी लग रहा है। इतना प्रोडक्ट नहीं लगाना, लगाते जाएं और आपकी स्किन उसे अब्जॉर्ब करती जाए। क्वांटिटी इतनी रेगुलेट करके यूज़ करना। इसके बाद डोंट फॉरगेट योर आईज़, तो कोई भी अच्छा सा अंडर आई क्रीम आप यूज़ कर लीजिए। फिर वही आपकी आँखों, मतलब जैसे मेरी पफ़ी आइज़ हैं तो मैंने पफ़ी आइज़ के हिसाब से जो अंडर आई क्रीम है वो यूज़ की है। और फिंगर आप देखिए, ये जो रिंग फिंगर है इसमें सबसे कम प्रेशर होता है, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए सर्कुलर मोशंस में आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद लास्ट में मैंने यूज़ किया है ट्रेटिनोइन। इसे स्कैल्प में भी हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी वो क्लिप ज़रा करप्ट हो गई तो मैं यहाँ ऐड नहीं कर पाई। तो ट्रेटिनोइन, रेटिनॉइड, रेटिनॉल, ट्रेटिन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाते हैं व्हेन यू हिट योर 40s, क्योंकि थोड़ा सा स्किन पे एजिंग दिखने ही लगती है। एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये स्किन पे वंडर की तरह काम करते हैं। मेरे थोड़े से अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मेरे फेस पर दिखते हैं, बॉडी में दिखते हैं। अगर आप सामने से मेरी स्किन देखेंगे, टच करेंगे तो इट्स वेरी सॉफ्ट, एक भी स्पॉट भी आपको नहीं दिखेगा। तो अच्छा स्किन केयर ऑलवेज पेज, एंड लॉन्गर में तो आपको हमेशा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे ही। लिप बाम कभी मत भूलना जब सोने जा रहे हैं। ऑल्सो जो हैंड क्रीम है या मॉइस्चराइज़र है वो भी नहीं भूलें। दिन में 4-6 बार मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि जितनी बार पानी का काम करो हाथ सूखे हो जाते हैं, उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। बस सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी मैं, और इसके साथ आ चुके हैं वीडियो के एंड पर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूँगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।